हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय की आज हम प्रोजेक्ट कार्य 11 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 11 करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 11 करेंगे। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 11 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 11 है जो यह संस्कृत का है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। 100 विद्यालय ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनं 100 शब्देषु संस्कृते निर्देशानुसारम कुरत। यानी आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए। हमें क्या करना है, जो अपने विद्यालय या ग्राम नगर में जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसका हमें संस्कृत में वर्णन करना है। जैसे सबसे पहले लिखा है कदा आयोजिते, यानी कब किस दिनांक को मनाया जाता है। यह इसमें हमें लिखना है कि यह कब और किस दिनांक को मनाया जाता है। इसमें हम लिखेंगे इसका उत्तर भारत स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासस्य पंचदशी दिनांके आयोजित। कब मनाया जाता है? अगस्त मासे पंचदशी दिनांके आयोजित। फिर लिखा है कहा ध्वजारोहणम करोति, यानी कौन ध्वजारोहण करता है। इसका उत्तर लिखेंगे प्रधान अध्यापकः ध्वजारोहणम करोति स्म। इसका उत्तर क्या है? प्रधान अध्यापकः ध्वजारोहणम करोति स्म, यानी हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं वह ध्वजारोहण करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किम वैशिष्ट्यम अस्ति, यानी इसकी क्या विशेषता है। इसका उत्तर लिखेंगे 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने भारतम ब्रिटिश शासनात् बंधन विरहितम भवति। क्या लिखेंगे इसमें? 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने भारतम ब्रिटिश शासनात् बंधन विरहितम भवति। फिर अब हम प्रश्न क्रमांक द करेंगे। द है, इसमें लिखना है अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माण कुरुत, यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज या झंडे का रंगीन चित्र बनाएं। इसमें हमें अपने झंडे का चित्र बनाना है, तो राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाना है आपको। ऐसे आपको बनाना है, आप इससे भी अच्छा बनाएंगे। ऐसे हमें प्रोजेक्ट कार्य 11 को करना है। प्रोजेक्ट कार्य 12 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 12 देखते हैं। इसमें लिखा है दिए गए निर्देश अनुसार जानकारी संकलित कीजिए व विवरण लिखिए। हमें जो निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर जानकारी को इकट्ठा करना है और उनका विवरण करना है। आ नंबर पे प्रश्न को पढ़ते हैं। आ नंबर पर दिया है अपने ग्राम या शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों अथवा फोटोग्राफ्स का संकलन करें। जैसे प्राचीन किला, इमारत या सार्वजनिक भवन, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वार, चर्च, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय या वाचनालय, ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि। हमें अपने ग्राम या शहर के जो प्राचीन किला, इमारत, मंदिर या अस्पताल, पुस्तकालय है उनके हमें चित्रों का संकलन करना है। फिर 12 नंबर पर दिया है संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं। फिर हमें उन चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाना है। फिर हम
प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। 7 नंबर पर लिखा है संकलित चित्रों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण कर अपने परिवार के सदस्यों अथवा आस पड़ोस के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठजनों से पता कर लिखिए। अब हमें जो हमने चित्र लिए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हमें सबसे पहले डिब्बे में लिखना है निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। फिर दूसरे नंबर लिखेंगे निर्माण किसके द्वारा कराया गया। फिर उसके आगे लिखेंगे निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया। फिर लिखेंगे वर्तमान उपयोग। फिर लिखेंगे वर्तमान में इसकी देखभाल किसके द्वारा की जाती है। ऐसे हमें इस सारणी को भरना है। तो हमने जो सबसे पहले चित्र लगाए थे तो हमने लगाया है गड़ाकोटा के किला का, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा पहले वाले डिब्बे में गड़ाकोटा के किले का निर्माण लगभग 350 वर्ष पूर्व हुआ। ऐसे ही आपको भी लिखना है, आपने जिसका चित्र लगाया हो उसके बारे में लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर लिखेंगे निर्माण में किसके द्वारा किया गया, तो इसमें लिखेंगे इसका निर्माण राजपूत राजा चंद्रशाही के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? राजा चंद्रशाही के द्वारा कराया गया। फिर हम तीसरे डिब्बे को भरेंगे। तीसरे डिब्बे में लिखना है हमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया, तो इसमें सामग्री के नाम लिखना है। हमने लिखे इसमें ईंटें, पत्थर, चूना और प्लास्टर आदि का उपयोग किया गया है गड़ाकोटा के किला बनवाने में। फिर हम लिखेंगे वर्तमान में उपयोग, इसका वर्तमान में क्या उपयोग है, तो इसमें हम लिखेंगे इसका उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। फिर आखिरी वाले डिब्बे में लिखना है देखभाल, इसकी देखभाल कौन करता है, तो इसमें लिखेंगे इसकी देखभाल नगर पालिका के द्वारा की जाती है। ऐसे आपको भी भरना है, आपने जिसका चित्र लगाया है उसी के बारे में लिखना है। फिर हम दूसरे नंबर पे हमने चित्र लगाया है रानगिर मंदिर का, तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले डिब्बे में लिखेंगे इसका निर्माण, तो रानगिर मंदिर है जो अति प्राचीन मंदिर है, तो इसमें पहले डिब्बे में लिखना है हमें यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। फिर दूसरे नंबर के डिब्बे में लिखेंगे इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, तो उसमें लिखेंगे महाराज छत्रसाल के द्वारा कराया गया। फिर लिखेंगे सामग्री, सामग्री में क्या लिखेंगे ईंटें, पत्थर, सीमेंट और लोहे का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में कौन कौन सामग्री का उपयोग किया गया, ईंटें, पत्थर, सीमेंट और लोहे का उपयोग किया गया है। फिर लिखेंगे इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग में लिखेंगे यह हरसिद्धि देवी का एक मंदिर है और अश्विना और चैत्र के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। फिर इसके आगे वाले डिब्बे में लिखेंगे देखभाल में, इसकी देखभाल कौन करता है, तो इसमें लिखेंगे इसकी देखभाल मंदिर की समिति और वहाँ के पुजारी के द्वारा की जाती है। देखभाल में क्या लिखना है हमको, इसकी देखभाल मंदिर की समिति और वहाँ के पुजारी के द्वारा की जाती है। फिर अगले चित्र को देख के उसके बारे में लिखेंगे। अगला चित्र हमने लगाया है कुआं का, तो इसमें कुआं के बारे में लिखना है। जैसे लिखा हमने पहले डिब्बे में लिखेंगे कुआं का निर्माण लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ है। यह यहाँ पर हमें निर्माण बताना था कि कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो उसमें लिखेंगे कुआं का निर्माण लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ है। फिर किसके द्वारा कराया गया, उसमें लिखेंगे पूर्व सरपंच प्यारे लाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, पूर्व सरपंच प्यारे लाल के द्वारा। फिर हम लिखेंगे निर्माण में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है, इसमें सामग्री के नाम में लिखेंगे पत्थर का उपयोग किया गया। फिर वर्तमान में उपयोग, इसका वर्तमान में उपयोग क्या है, उसमें लिखेंगे घरेलू कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो कुआं है इसका उपयोग क्या करते हैं, घरेलू कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट वाला डब्बा है इसकी देखभाल में लिखेंगे ग्राम पंचायत के द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। कुएं की देखभाल कौन करता है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा कुएं की देखभाल की जाती है। ऐसे हमें प्रोजेक्ट कार्य 12 को करना है। आपने जिसका चित्र लगाए हैं आप उसी के बारे में आपको लिखना है। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 13 शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम इसमें निर्देश पढ़ते हैं। आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती हैं। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है कि हम जो बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं उनमें कुछ वस्तुएं हैं जो कुछ वस्तुओं पर एक मार्क होता है, कुछ में एक मार्क नहीं होता है। ऐसे हमें इस सारणी में भरना है, उनकी वजन कीमत सब इस सारणी में भरना है। जैसे पहले वाले बॉक्स में लिखा है बिंदु, फिर पहले में हमें भरना है नाम वस्तुओं के, फिर दूसरे में हमें लिखना है एक मार्क है या नहीं, फिर तीसरे में उनका वजन लिखना है, चौथे में लिखना है हमें कीमत, और फिर लिखना है सामग्री उपयोग का विवरण। तो हमें इस तरह से इस सारणी को भरना है। जैसे पहले नंबर हमें कौन सी भरने हैं, कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी। जो पैक वस्तुएं हैं हमें उनकी जानकारी को भरना है। तो हम सबसे एक नंबर पर लिखेंगे तेल। तेल है जो, अब हम इस तेल है कैसा है, पैक होता है और इसको हम लिखेंगे तेल, और इसमें हम पता करेंगे कि एक मार्क है कि नहीं, तो इसमें लिखेंगे एक मार्क है। फिर इसका हम वजन निकालेंगे, तो वजन कितना है 5 किलो। तो कीमत कितनी है इसकी 750 रुपये। फिर लिखेंगे सामग्री उपयोग का विवरण। सामग्री उपयोग का विवरण में क्या लिखेंगे, खाद्य सामग्री में प्रयोग। इस तरह से आप भी अपने अनुसार सामग्री के नाम और उसमें पता कर एक मार्क पता करके लिख सकते हैं। जैसे हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं फलों का रस। फलों का रस है जो पैक होता है और इसमें हम एक मार्क का पता करेंगे, तो फलों का रस है जो इसमें एक मार्क है। फिर हम लिखेंगे उसका वजन। फलों का रस लिया, इसका वजन कितना था, आधा किलो, 1/2 kg। फिर हम लिखेंगे इसकी कीमत। कीमत कितनी है 50 रुपये। फिर सामग्री या किसके लिए उपयोग में लाती है हम इसे, फलों के रस को पीने के लिए, हम पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर हम अपने अनुसार तीसरी वस्तु का नाम लिखेंगे। तीसरी वस्तु का नाम हमने लिखा मसाला। मसाला है जो इसमें एक मार्क होता है, तो इसमें लिखेंगे एक मार्क है। फिर लिखेंगे वजन, देखेंगे तो इसका वजन कितना है 250 ग्राम। इसकी कीमत लिखेंगे तो कीमत लिख देंगे 300 रुपये। फिर हम इसका उपयोग लिखेंगे खाद्य सामग्री में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाद्य सामग्री में। फिर हम चौथे नंबर पर दाल लिख देंगे और उसमें पता करेंगे कि एक मार्क है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक मार्क नहीं है। फिर हम लिखेंगे और उसका वजन लिखेंगे, वजन 5 किलो। फिर कीमत कितनी है 500 रुपये। फिर हम उसका उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, भोजन के लिए। इसका उपयोग, दाल का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। फिर इसी तरह से हमें और भी वस्तु लेनी है। या जैसे हमने ली हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ली, अब हम इसमें देखेंगे एक मार्क है कि नहीं। यदि है तो लिख देंगे एक मार्क है, नहीं है तो एक मार्क नहीं है। फिर वजन लिखेंगे 250 ग्राम। कीमत कितनी है 25 रुपये। फिर इसका उपयोग क्या है, इसमें उपयोग में लिखेंगे भोजन में उपयोग हेतु। ऐसे हमें कोई भी 5 वस्तुओं को लिखना है जो पैक होती हैं। फिर दूसरे नंबर हमें लिखना है खुली वस्तुएं। जो वस्तुएं खुली आती हैं उनको हम प्रश्न क्रमांक नंबर 2 में लिखेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जियां। सब्जियां जो खुली आती हैं, सब्जियां हैं अब खुली हैं, इन पे एक मार्क तो होगा नहीं, तो सब्जियां। फिर इसमें भरना हमें वजन, कीमत और सामग्री उपयोग का विवरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जियां, फिर इनका वजन लगभग 2 किलो लिख सकते हैं। सब्जियां आप अपने अनुसार भी इनका वजन लिख सकते हैं। जैसे सब्जियां का हमने वजन लिखा 2 किलो। फिर कीमत 100 रुपये। फिर इनका उपयोग किस चीज़ में, भोजन हेतु। सब्जियों का उपयोग कहाँ करते हैं, भोजन में। फिर दूसरे नंबर लिखना है हमें फल। फल है, इनकी फल का वजन कितना है 3 किलोग्राम। फिर कीमत 120 रुपये। और सामग्री का उपयोग आहार के लिए करते हैं। तीसरे नंबर पर हम कोई वस्तु लिखेंगे जैसे गेहूँ। इनका हम वजन निकालेंगे 20 किलो। कीमत कितनी है 400 रुपये।
और सामग्री उपयोग में तो कहाँ लेते हैं इनका उपयोग? खाद्य सामग्री हेतु। फिर हम चौथी वस्तु को मानेंगे। चौथी वस्तु हमने ली दूध। दूध है जो इसका वजन कितना है? 2 लीटर और कीमत कितनी है? 80 रुपये। और सामग्री उपयोग के लाने पीने के लिए उपयोग करते हैं। फिर हम लिखेंगे चावल। चावल का वजन निकालेंगे 5 किलो और कीमत कितनी है? 200 रुपये और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? भोजन के लिए। ऐसे आपको यह सारणी भरनी है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, आपकी गांव, शहर या वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, उनके बारे में लिखिए। इस प्रश्न में यह बताना है कि आपकी गांव, शहर या वार्ड में कौन कौन वस्तुओं की दुकानें हैं, उनकी नाम हमें लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे। यह क्वेश्चन आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, हमारे गांव में किराना सामान जैसे कि दाल, तेल, मसाले, सब्जियां, दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें उपलब्ध हैं, परंतु सोयाबीन, चना, गेहूं, चावल की बिक्री हेतु दुकान उपलब्ध नहीं है। ऐसे आपको भी लिखना है कि आपके शहर में किस किस वस्तुओं की दुकानें उपलब्ध हैं और किन की दुकानें उपलब्ध नहीं हैं। फिर हम प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में लिखिए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि हमारे दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुओं को उपयोग में लाती हैं, उनके नाम लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम। तो उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? जैसे दाल, हल्दी पाउडर, दूध, नमक, मसाले, सब्जियां, कुर्सी, टोकरी, बाल्टी, कंघी, ताला, साइकिल। इन सब वस्तुओं को आप उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे, यह वस्तुएं कैसे तैयार होती हैं, पता लगाकर लिखिए। अगला प्रश्न है जो, उसमें हमें यह बताना है कि ये वस्तुएं कैसे तैयार होती हैं और हमें पता लगाकर इसमें लिखना है। तो हम इसमें लिखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले नंबर लिखेंगे, दाल तथा अन्य मसाले फसलों द्वारा प्राप्त होते हैं। दाल और मसाले हैं जो हमें फसलों से प्राप्त होती है। फिर दूसरे नंबर लिखेंगे, दूध हमें गाय, बकरी, भैंस के द्वारा प्राप्त होता है। अब आप बताइए दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय, बकरी और भैंस से। फिर हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे, कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक। कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती हैं। कुर्सी हैं जो लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब चौथे नंबर पर लिखेंगे, लकड़ी का सामान बाड़ाई द्वारा बनाया जाता है। जो लकड़ी का सामान होता है वह बाड़ाई के द्वारा बनाया जाता है। फिर पाँचवें नंबर पर लिखेंगे, लोहे का सामान लोहार बनाता है। लोहे का सामान कौन बनाता है? लोहार बनाता है। इस प्रकार हमें प्रोजेक्ट कार्य 13 को करना है। वाली वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसको हम पढ़ते हैं। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुएं। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं होती हैं उनके हमें नाम लिखना है और उनकी लंबाई चौड़ाई को
मापना है और उनका क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें इस सारणी को पूरा भरना है। जैसे इस सारणी में सबसे पहले लिखा है वस्तु का नाम, पहले वाले बॉक्स में हमें वस्तु के नाम भरने हैं। फिर उसकी लंबाई, उसके आगे लिखना है चौड़ाई, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे उसका सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। अब हम पहली वस्तु दी है मेज, यानी हमें मेज की लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम हमारे घर में जो मेज है उसकी लंबाई निकालेंगे। आप अपने अनुसार भी निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। मेज की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। लगभग इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें हो जाएगा 8×48 यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी सूत्र में आपको मान रखना है। फिर अगली वस्तु देखते हैं। अगली वस्तु क्या है? पुस्तक। पुस्तक की हमें लंबाई चौड़ाई नापनी है, फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप अपनी पुस्तक की लंबाई निकालिए। जैसे हमने अपनी पुस्तक की लंबाई निकाली 25 सेंटीमीटर, फिर उसकी चौड़ाई निकाली 19 सेंटीमीटर। फिर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको भी निकालना है। यह इसका क्षेत्रफल उसी सूत्र के आधार पर निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर हम अगली वस्तु देखेंगे। अगली वस्तु है मोबाइल। मोबाइल, इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु देखेंगे। अगली वस्तु है माचिस की डिब्बी। अगली वस्तु क्या है? माचिस की डिब्बी। इसकी हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम 5वें नंबर पर कौन सी वस्तु दी है? दरवाज़ा। दरवाज़ा का लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। दरवाज़ा, इसकी लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम 6वीं वस्तु अब आपको मानना है। जैसे हमने 6वीं वस्तु मानी खिड़की, तो खिड़की की हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। खिड़की की लंबाई कितनी है? 55 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 7वीं वस्तु को मानेंगे। 7वीं वस्तु हमने क्या मानी? कीबोर्ड। कीबोर्ड, अब इसकी हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो कीबोर्ड की लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1800 सेंटीमीटर यानी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें अगली वस्तु को मानना है। अगली वस्तु हम पलंग मानेंगे। फिर हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो पलंग की लंबाई कितनी है? 156 सेंटीमीटर और चौड़ाई 65 सेंटीमीटर। फिर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा 10,140 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु को मानेंगे। 9वें नंबर पर हम मानते हैं अलमारी। अलमारी की हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। अलमारी की लंबाई कितनी है? 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 100 सेंटीमीटर। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु को मानेंगे। अगली वस्तु है टीवी। अगली वस्तु को हम क्या मानेंगे? टीवी। टीवी है जो, इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। इसकी लंबाई हम मानते हैं 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई
40 सेंटीमीटर। फिर हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल कितना होगा? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप भी अपने मन अनुसार वस्तुओं को माने और उनकी लंबाई चौड़ाई निकाल कर उनका क्षेत्रफल निकाल के इस सारणी को भरना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो हमने अभी यह सारणी बनाई है इसी के आधार पर आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें दिया है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह बताना है कि जो हमने अभी सारणी बनाई है इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है। आप अपनी सारणी में देखें और बताएं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है। इसे हम हल करते हैं। अलमारी का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे अधिक है। यहाँ पर हमें अधिक बताना है तो हमने जो सारणी बनाई थी इसमें अलमारी का क्षेत्रफल है जो सबसे अधिक है। कैसे? अलमारी की लंबाई कितनी थी? 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। तो हम क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 140 गुणित 100 बराबर 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलमारी का क्षेत्रफल। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। इस प्रश्न में हमें कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और क्षेत्रफल लिखना है। तो हमें अपनी सारणी में देखना है और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के नाम और क्षेत्रफल लिखना है। हम अपनी सारणी में देखेंगे और इसमें लिखेंगे। इसका हम उत्तर करते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाली माचिस की डिब्बी का है। माचिस की डिब्बी है जो इसका सबसे कम क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो भाई क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इनका गुणा करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि दरवाजे का क्षेत्रफल है जो पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे पुस्तक का क्षेत्रफल। पुस्तक का क्षेत्रफल कितना है? 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको घटाएंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो हम दरवाजे के क्षेत्रफल में से पुस्तक के क्षेत्रफल को घटाएंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना था? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर और पुस्तक का क्षेत्रफल था 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको अब हम घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 8525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा 8525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। इस प्रश्न में यह बताना है कि जो हमने अभी सारणी भरी है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो हम अपनी सारणी में देखेंगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है और सबसे कम क्षेत्रफल कितना है। जैसे हम अपनी सारणी में सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना था? 14,000 अलमारी का। फिर सबसे कम क्षेत्रफल किसका था? 18 माचिस का। अब हमें इनका अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनको घटा देंगे और घटाने पर जो संख्या मिलेगी वह हमारा उत्तर होगा। जैसे हमने घटाया तो हमें संख्या मिली 13,982। यह इसका उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे।
प्रश्न क्रमांक 5 है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, जो सारणी में हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम माने जो सबसे पहले हल्की वाली लिखीगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे और बड़ी और उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। हमने जो सारणी बनाई थी उसमें सबसे कम क्षेत्रफल किसका था, 18, फिर 105, फिर 475, उसके आगे लिखेंगे 480, फिर 1155, फिर लिखेंगे 1800, फिर लिखेंगे 3600, फिर है 9000, फिर है 10,140 और फिर है 14,000 है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है। ऐसे ही आपको भी अपनी सारणी में देखकर उन्हें आरोही क्रम में, क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखना है। ऐसे हमें प्रोजेक्ट कार्य 14 को करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाकर लिखो। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे घर के आसपास वाली वस्तुएं हैं उनकी हमें सूची बनाकर इसमें लिखना है। तो हमारे घर में जो आसपास वस्तुएं हैं हम उनकी नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है बुक, फिर लिखा हमने एसी, फिर हम लिखेंगे कार, फिर लिखेंगे बेड, फिर लिखेंगे हम बस, साइकिल और ऑटो, फिर ट्रेन, फिर लिखेंगे उसके बाद वॉच, फिर लिखेंगे मून, टीवी, सन, चेयर, एरोप्लेन, प्रेस, ग्लास, ट्रक, ट्री, फैन और रेफ्रिजरेटर। ऐसे हमें हमारे घर की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे आप एक बार फिर से देखते हैं, बुक, एसी, कार, फिर लिखेंगे बेड, बस, फिर साइकिल, ऑटो, ट्रेन, वॉच, मून, टीवी और सन, चेयर और एरोप्लेन, प्रेस और ग्लास, ट्रक, ट्री, फैन और रेफ्रिजरेटर। ऐसी हमें हमारे घर की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनको यहाँ पर नाम लिखना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसे पढ़ते हैं। क्लासीफाई द अबव लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी ऊपर सूची में लिखे शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग लिखे। यानी जो हमने अभी शब्द लिखे हैं उनको हमें, जो नीचे 2 श्रेणी दी गई हैं, इनसाइड दी हाउस और आउटसाइड दी हाउस। इनसाइड दी हाउस यानी घर के अंदर वाली और आउटसाइड दी हाउस यानी घर के बाहर वाली। तो हमें, जो हमने अभी जो घर के आसपास जो वस्तुएं पाई जाती पहले क्वेश्चन में लिखी थी, उन वस्तुओं को छांट कर यहाँ पर लिखना है, इनसाइड दी हाउस में और आउटसाइड दी हाउस में। तो हमने अभी जो वस्तुएं लिखी हैं उनको हम छांट कर यहाँ पर लिखेंगे। इनसाइड दी हाउस में जैसे एग्जाम्पल दिया है ग्लास का, ग्लास है जो हमारे घर के अंदर रहता है। और आउटसाइड दी हाउस में एग्जाम्पल दिया है ट्री यानी पेड़, पेड़ है जो हमारे घर के बाहर होता है। ऐसे ही हमें भी जो हमने वस्तुएं को लिखा है उनको देख के यहाँ पर लिखना है। हम अब लिखते हैं टीवी, टीवी है जो इनसाइड दी हाउस में लिखेंगे। फिर लिखेंगे बस, बस को कहाँ लिखेंगे, आउटसाइड दी हाउस। फिर लिखेंगे हम चेयर, चेयर है जो इनसाइड दी हाउस घर के अंदर होती है। फिर आउटसाइड दी हाउस में लिखेंगे ट्रेन, ट्रेन है जो आउटसाइड दी हाउस। फिर एसी, एसी कहाँ है, इनसाइड दी हाउस में। फिर लिखेंगे कार, कार कहाँ, आउटसाइड दी हाउस। फिर लिखेंगे वॉच, वॉच है जो इनसाइड दी हाउस में। फिर लिखेंगे साइकिल, साइकिल है जो आउटसाइड दी हाउस। इनसाइड दी हाउस में लिखेंगे बुक, बुक है जो इनसाइड दी हाउस। फिर मून, मून है कहाँ होती है, जो घर के बाहर। फिर बेड, इनसाइड दी हाउस।
फिर उसके बाद लिखेंगे सन, सन है जो आउटसाइड दी हाउस। फिर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है जो इनसाइड दी हाउस। फिर आउटसाइड दी हाउस में लिखेंगे ऑटो, ऑटो है जो आउटसाइड दी हाउस। ऐसे हमें प्रश्न क्रमांक 2 को करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसमें लिखा है गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंस। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व पूरे वाक्य लिखें। इसमें जो एक सारणी दी गई है इसको हमें पढ़ना है और उसके नीचे कुछ सेंटेंस बनानी है। इस सारणी को देखकर हमें नए सेंटेंस को बनाना है। कैसे देखना है हमें? इस सारणी में हम देखेंगे बिंदु, एक बिंदु है, बिंदु के ऊपर वाले शब्द को और उसके बगल वाले शब्द को देखेंगे और उन्हें दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस को बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, पहले बिंदु देखेंगे, पहले बिंदु के ऊपर क्या नाम लिखा है? मिस्टर नेगमा, मिस्टर नेगमा। फिर उसके बाजू में क्या लिखा है? टीचर स्टूडेंट। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिस्टर नेगमा टीचर स्टूडेंट सी एज अ टीचर। ऐसे हमें दूसरे बिंदु को देखना है और उनको मिलाकर सेंटेंस को बनाना है। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं। दूसरा बिंदु देखिए और उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है? मिस्टर कसन्या, मिस्टर कसन्या। फिर उनके बाजू में क्या लिखा है? वर्क इन फील्ड। सो हम इनको दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बना? मिस्टर कसन्या वर्क्स इन फील्ड। फिर लिखेंगे उसके आगे ही इज अ फार्मर। क्या है जी? ही इज अ फार्मर। फिर हम प्रश्न क्रमांक अब तीसरे बिंदु को देखेंगे। तीसरा बिंदु आप देखिए और इसके ऊपर वाले शब्द को देखना है। तीसरे बिंदु के ऊपर वाले शब्द में क्या लिखा है? मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक। और उसके बाजू में क्या लिखा है? सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। यानी क्या सेंटेंस बनेगा इसका? मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग। क्या बनेगा? मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग। ही इज अ सिंगर। मिस्टर अशोक क्या है? गाना गाते हैं तो कौन कहलाए? सिंगर। ही इज अ सिंगर। फिर हम चौथे बिंदु को देखेंगे। चौथे बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर अलका, मिसेस अलका। और फिर उनके बाजू में क्या लिखा है? ट्रीट्स सिक पीपल। तो इसको हम मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे। लिखेंगे मिसेस अलका ट्रीट्स सिक पीपल सी एज अ डॉक्टर। क्या है जी? सी एज अ डॉक्टर। फिर हमें पांचवें बिंदु को देखना है। पांचवें नंबर की जो बिंदु है उसके ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर मालविया, मिस्टर मालविया। और उनके बगल में क्या लिखा है? सिग्नल्स दी ट्रेन, सिग्नल्स दी ट्रेन। तो इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। मिस्टर मालविया सिग्नल्स दी ट्रेन, मिस्टर मालविया सिग्नल्स दी ट्रेन। ही इज अ पॉइंट्समैन, ही इज अ क्या? पॉइंट्समैन। अब हमें छठवें बिंदु को देखना है। छठवें बिंदु को देखेंगे। छठवां बिंदु कहाँ पर? ए है। छठवें बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिसेस कल्पना, मिसेस कल्पना। और उसके बाजू में क्या लिखा है? लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, लुक्स आफ्टर पेटेंट्स। तो इनको जोड़कर एक हम सेंटेंस बनाएंगे। मिसेस कल्पना लुक्स आफ्टर पेटेंट्स सी इज अ नर्स। क्या है जी? सी इज अ नर्स। फिर हम सातवें बिंदु को देखेंगे। सातवें बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश। और सातवें बिंदु के बाजू में लिखा है ब्रिंग्स लेटर, ब्रिंग्स लेटर। इनको जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर्स ही इज अ पोस्टमैन। क्या है रमेश? ही इज अ पोस्टमैन। फिर हम आठवें बिंदु को देखेंगे। आठवां बिंदु देखते हैं। आठवां बिंदु है जो इसके ऊपर लिखा है मिसेस खलीदा, मिसेस खलीदा। और इस बिंदु के बाजू में लिखा है ड्रास पिक्चर। यानी इनको हम जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या हुआ? मिसेस खलीदा ड्रॉ पिक्चर। यानी सी इज अ पेंटर, सी इज अ पेंटर। फिर हमें ऐसे ही
9वें बिंदु को देखना है और सेंटेंस को बनाना है। 9वें बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर पवन, और उसके बाजू में लिखा है मिक्स पुट्स। तो इनको जोड़कर हमें एक सेंटेंस क्या बनेगा? मिस्टर पवन मिक्स पुट्स। क्या? ही इज अ पोटर, लिखेंगे ही इज अ पोटर। अब हम 10वें बिंदु को देखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। 10वें बिंदु पर क्या लिखा है? मिस्टर शर्मा। 10वें बिंदु के ऊपर क्या है? मिस्टर शर्मा, और उसके बाजू में है एक्ट्स इन फिल्म। एक्ट्स इन फिल्म, इन दोनों को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मिस्टर शर्मा एक्ट्स इन फिल्म, ही इज अ एक्टर। मिस्टर शर्मा है जो क्या है? एक एक्टर है। ही इज अ एक्टर। इस तरह से हमें प्रोजेक्ट कार्य 15 को करना है। यदि प्रोजेक्ट कार्य 15 समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।